बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें जरासीम सालों साल जिस्म में रहता है लेकिन कोई अलामत नहीं होती। कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि उनको पेट के अंदर अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। कुछ लोगों में पेट के मरोड़ की वजह जो होती है वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं जिनको हम लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कहते हैं। पेट में मरोड़ की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और इसमें अक्सर मरीज़ साथ में भी शिकायत करते हैं कि हमारा बड़ा पखाना जो है वो नरम हो गया है या पेट ख़राब हो गया है। तो ज़्यादातर मरीज़ जब पेट में मरोड़ के साथ हमारे पास आते हैं तो उनके अंदर जो कॉमन बीमारी होती है उसको हम कहते हैं, हम आम अल्फाज में या हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि हमारी आंतों की हसासियत जो है वो बढ़ जाती है और किसी ख़ास किस्म के खानों से हो सकता है कि उनको मरोड़ होते हों। कभी कभार जिन लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी वगैरह होती है उनमें ऐसा हो सकता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब जिसको हम हैज़ा कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं, वो ठीक होने के बाद भी ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती और मरीज़ जो है वो कुछ थोड़ी दवाइयाँ भी देते हैं, खाने पीने में एहतियात से वो ठीक हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें पेट की मरोड़ के साथ साथ पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पेचस होते हैं या खूनी पेचस होते हैं, बुखार हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है मॉलेज के साथ मशवरा करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको जो है वो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, कोल या ड्रिप्स की ज़रूरत होती है अगर ज़्यादा मसला हो तो ये थोड़ी सी सीरियस कंडीशन होती है और इसमें जो है वो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। फिर इसके अलावा कभी कभार कुछ लोगों में पेट के मरोड़ की वजह जो होती है वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं जिनको हम लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कहते हैं। उसमें भी ये होता है कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जब भी मरीज़ लेता है तो उसके पेट में मरोड़ हो जाता है, गैस हो जाती है, पेट नरम हो जाता है। तो उसको ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर पैदाशी तौर पे या बाद में जाके ऐसा होता है कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को हज़म करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों का इलाज जो है वो यही है कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं उनसे परहेज़ किया जाए, या फिर ये होता है कि आजकल कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं कि अगर कभी आप दूध से बनी हुई चीज़ें लें तो उसके साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जैसे गंदम की एलर्जी है जिसको हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं, या नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है कि जिसमें जो है गंदम से बनी हुई चीज़ें जब मरीज़ खाते हैं तो उनको ऐसी कैफियत होती है, पेट में मरोड़ का होना, गैस होना, फूल जाना, पेट ख़राब होना। तो उसके लिए कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मरीज़ की जो है कंडीशन ज़्यादा वो है या जो है वो वज़न कम हो रहा है, खून की कमी हो रही है, तो फिर इस तरह की टेस्ट करना ज़रूरी होता है। उसमें एंडोस्कोपी भी करनी होती है, कुछ खून के टेस्ट भी करने होते हैं। इसके अलावा बच्चों में कभी कभार पेट के अंदर जो हदूद होते हैं जो बढ़ जाते हैं जिनको हम मेसेंटेरिक लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं, उसकी वजह से पेट में मरोड़ होते हैं और वो कितनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन ज़्यादातर उसमें नहीं होती और वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स देने से ठीक हो जाती है। या कभी कभार पेट के कीड़ों की वजह से भी पेट में मरोड़ हो सकते हैं। उसके लिए जो है वक्तन फ़वक्तन बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाइयाँ देना जो है वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो दो तरह की अमराज़ होते हैं जिनमें इस तरह की आवाज़ें आती हैं। एक वो मर्ज़ हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हैं, ठीक है। इसमें से सबसे कॉमन बीमारी जिसको हमारे मेडिकल उसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। आप ये समझ लें कि जैसे हमारे आंतों की हसासियत में देखिए रात की जो हसासियत जो है वो बढ़ जाती है, तो उस वजह से उनके गैस ज़्यादा बनती है। कुछ ख़ास किस्म के खाना खाने के बाद उनको जो है पेट फूला फूला सा महसूस होता है, साथ में गुड़ गुड़ की या इस तरह की आवाज़ें आती हैं और साथ में जो है वो कभी कभार जो है वो कहते हैं कि हमें गैस भी महसूस होती है पेट में। तो ऐसे जो मरीज़ हैं के लिए वो समझाना ज़रूरी है कि एक तो वो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें कि जो गैस ज़्यादा बनाती हैं, ठीक है। जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, मटर हैं, गोभी, उस तरह की चीज़ें होंगी जो ज़्यादा पेट में जो है जाके गैस ज़्यादा बनाती हैं, उनकी वजह से इस तरह की आवाज़ें आती हैं। और कभी कभार ये इस तरह के मरीज़ जो है ये भी हमें बताते हैं कि उनका साथ में जो है वो कभी कभार इसके साथ पेट भी ख़राब हो जाता है, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो ये ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज़ होते हैं वो इस बीमारी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जो ज़रा आप कह सकते हैं कि अगर वो मसला है तो उसके लिए आपको मॉलेज का मशवरा ज़रूरी है और उसके अलावा कुछ टेस्ट वगैरह जो है वो भी ज़रूरी हैं। कभी कभार ऐसा होता है जो जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं या हैज़ा कहते हैं, जब पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कोई पेट मैदे आंतों में जरासीम चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जब होता है तो तब भी पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। कभी बार खूनी पेचस भी आते हैं, तब भी पेट से इस तरह की आवाज़ें जो है वो आती हैं। फिर कभी कभार आंतों की टीबी जिन लोगों को हो उनमें भी ये शिकायत रहती है, लेकिन उनके साथ साथ उनका वज़न भी कम होता है, खून की भी कमी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेट ख़राब रहता है, बुखार भी हो सकता है साथ में।
फिर इसके अलावा एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं सेलिक डिजीज़ कहते हैं, या आप कह लें कि गंदम से बनी हुई चीज़ों से जो एलर्जी होती है, ग्लूटेन एलर्जी इसको कहते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि पेट में इस तरह की अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, लेकिन ये के साथ साथ जो है वो उसमें भी यही होता है कि खून की कमी हो जाती है, वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है, पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। यंग लोगों में या बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है बीमारी, लेकिन बड़ी उम्र में भी हो सकती है। तो वो उन बीमारियों को भी देखना चाहिए। और इसके अलावा जो है कभी कभार कुछ लोगों को जो है दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से एलर्जी होती है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो वो जब भी दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ें लेते हैं तो उसकी वजह बाद भी वो कहते हैं कि जी हमारा पेट ख़राब हो जाता है और पेट में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे पेट से इस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। और अगर आपको ज़्यादा इस तरह का मसला रहता है और साथ में अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है या बुखार होता है या वज़न की कमी है, खून की कमी है, तो फिर आपको अपने मालिज से मशवरा करना चाहिए ताकि उसकी मज़ीद जो है टेस्ट किए जाएँ, देखा जाए किसकी वजह क्या है। और ज़्यादातर लोगों में जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है या आंतों की हसासियत होती है, तो वो जो है कि ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी नहीं है। ज़्यादा अरसे अगर ये जरासीम जिगर जिस्म में रहता है और जिगर को मुतासर करता है, जिगर सुगड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, जिसमें मरीज़ की रंगत अक्सर काली पड़ जाती है। कि एक वायरस है जो जिगर को मुतासर करता है, और ये वायरस जिस्म में दाखिल होने के कुछ ज़रिए हैं, जिनमें से एक तो फ़ोन के ज़रिए, अगर गैर टेस्ट शुदा फ़ोन जो है वो लगाया जाए किसी मरीज़ को तो वो फ़ोन के ज़रिए फैलता है। दूसरा ऐसी चीज़ें जैसे सिरिंज है, इंजेक्शन है, ब्लेड्स वगैरह हैं, ठीक है, जिन पे किसी मरीज़ का मुतासरा मरीज़ का फ़ोन लग जाए, या ये कि जो जराही के सर्जरी के औजार होते हैं या दाँत निकलवाने के औजार होते हैं वो अगर सही तरीके से साफ़ ना किए जाएँ, स्टरलाइज ना किए जाएँ और वही एक से ज़्यादा मरीज़ों पे इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी ये फैलते हैं। इसके अलावा माँ से मुतासरा बच्चे को, पैदा होने वाले बच्चे को फैल सकते हैं। और शोहर से बीवी या बीवी से शोहर में भी हेपेटाइटिस सी फैलने का तनासुब कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है। बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें जरासीम सालों साल जिस्म में रहता है लेकिन कोई अलामत नहीं होती, इसलिए इसका पता भी काफ़ी लेट चलता है। अचानक किसी और मर्ज़ के लिए आप टेस्ट कराएं या किसी और एक्सीडेंटली आपको भी टेस्ट करवा लेते हैं या किसी को फ़ोन करके देना हो तो उसमें टेस्ट कराते हैं, पता लगता है कि इस मरीज़ को हेपेटाइटिस सी है। इसके अलावा कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ा बहुत जोड़ों का दर्द वगैरह, कमज़ोरी, थकावट वगैरह हो सकती है, और जब ज़्यादा से जरासीम जिस्म में रहता है तो जिगर मुतासर होना शुरू हो जाता है, जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तब जो है दो अलामात ज़ाहिर होती हैं, वो ये होती हैं कि पेट सूख जाता है, पेट में पानी बढ़ जाता है, खुराक की नालियाँ मैदे की रंगीन फूल जाती हैं, जिसकी वजह से खून की उल्टियाँ होने का या काले बहाने आने का खतरा होता है। गुरूद की बेहोशी होती है, खून जिगर से साफ़ होकर नहीं गुजरता, जिसकी वजह से वो खून जब दिमाग में जाता है तो बेहोशी या गुरूद की हो सकती है। और इसके अलावा ज़्यादा खतरे वाली बात यह है कि जिगर का कैंसर जो है वो ऐसे लोगों में उसका तनासुब ज़्यादा हो जाता है जिन लोगों को सिरोसिस हो, लिवर सिरोसिस को जिगर से बच चुका होगा। सबसे पहले तो ये है कि हमें एहतियाती तदाबीर ऐसी इख्तियार करनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये मर्ज़ ना फैले। जिनमें सबसे पहले ये है कि हमेशा कोशिश करें कि आप लोग अपना इलाज मुस्तनिद अस्पताल से या क्लिनिक से करवाएं, जहाँ पर सर्जरी या जराही के जो आलात हैं, तो दाँत निकलवाने के हैं या इंजेक्शन हैं, ड्रिप कैटिंग के हैं, वो हमेशा जो है साफ़ सुथरे माहौल में जो है लगाए जाएँ। कभी एक टीका जो है वो हमेशा एक मरीज़ के लिए हो, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए और वो दूसरा मरीज़ पे इस्तेमाल ना हो। सी का अगर कोई मरीज़ घर में मौजूद है तो उसके इस्तेमाल सब चीज़ें इस्तेमाल ना की जाए, कंघी है, कैंची है, ठीक है, ब्लेड वगैरह हैं, ब्रश हैं, इससे जो है बचा जाए। और इसके अलावा मर्द हज़रात अक्सर जो है वो बाहर जाके बार्बर शॉप के, नाई की दुकान पे जो है वो बाल कटवाते हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी किट रखें, कैंची रखें, ब्लेड वगैरह से चीज़ें जो है वो अलग से रखें ताकि वो जो है वो जो लोग कम पर इस्तेमाल शुदा हो चुके हैं वो उनके इस्तेमाल ना हो। दूसरा ये है कि हमेशा जो ख़वातीन को प्रेगनेंसी हो तो टेस्ट करवाने चाहिए फर्टिलिटी और सीटें, और अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी को या बीवी में से किसी को है तो एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। पहले इसके लिए हम ज़्यादा इलाज जो होता था ज़्यादातर इसमें इंजेक्शन इस्तेमाल होते थे इंटरफ्रॉन के,
जो ज़रा महंगे भी पड़ते थे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते थे और उसमें जो ठीक होने का तनासब था वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। अभी आजकल जो है वो टैबलेट्स आती आ गई हैं, गोलियाँ आ गई हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। तो ज़्यादातर लोगों में तकरीबन 12 हफ्ते का इलाज होता है, जिससे तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग जो है वो ठीक हो जाते। तो किसी भी मरीज़ में अगर इसकी तशख़ीस होती है हेपेटाइटिस सी की, तो उसको चाहिए कि अपने मालिज से, मुस्तनद मालिज से जो है वो रब्ता करे। तो अक्सर जो टेस्ट होता है उस छोटा टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं किट वाला टेस्ट होता है, उस पर हेपेटाइटिस सी या एलिज़ा का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आता है। उसके बाद हमें जो है वो बड़ा PCR का टेस्ट करना होता है और कुछ अल्ट्रासाउंड जिगर का करना होता है, कुछ और भी टेस्ट करने होते हैं और उन पर भी जरासीम आता है तो फिर हमें उसका इलाज जो वो करना पड़ता है। और तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग इससे आजकल जो दवाइयाँ बस अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस सी के लिए, उससे वो ठीक हो जाते हैं। इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना, और दूसरी वजह ये है कि ऐसी चीज़ें खाना कि जो हमारे मैदे में आंतों में मैदे में गैस की मिकदार को जो है वो बढ़ा देते हैं। होता ही है कि तकरीबन 14 से 15-16 घंटे तक हमारा मैदा खाली रहता है। उसके बाद जब अफ्तारी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थोड़े वक्त के अंदर, जिसको आम अल्फाज में या आम मेडिकल उसमें बिंज ईटिंग कहते हैं, वो कर लेते हैं और एक टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो खा लेते हैं। उससे जो है आपका मैदा एक टाइम पे इतना टाइम खाली रहने के बाद जो है वो अचानक से जब भर जाता है तो ऐसी कैफियत होती है। दूसरी वजह ये होती है कि ज़्यादातर अफ्तारी में हम जो चीज़ें खाते हैं वो सारी ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा उसमें मैदा और ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको हम फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और उसकी वजह से जो हमारी आंतों के और मैदे के जो है वो जरासीम जो होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो उनको जल्दी जल्दी हज़म करने की कोशिश में ज़्यादा गैस जो है वो बनाते हैं। जैसे हम शरबत पीते हैं, ठीक है, शरबत जो है वो उसमें चीनी होती है। फिर हम समोसे, पकोड़े, पास्ताज, ठीक है, या फास्ट फूड वगैरह जो है लोग ले लेते हैं, चने वगैरह खाते हैं, चाट वगैरह, दही भले, इन सब के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट या मैदे की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। तो इनसे बचने का तरीका ये है कि हम कोशिश किया करें कि एक टाइम पे थोड़ा खाएं, अफ्तारी करें थोड़ी सी, उसके बाद दरमियान में आप थोड़ा गैप दें, नमाज वगैरह पढ़ें, थोड़ी चहलकदमी करें, उसके बाद फिर आप बाकी जो है खाना कुछ उससे घंटा डेढ़ के वक्फे से जो है वो आप खाएं। और दूसरी बात है, कोशिश करें कि हम खाने की में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिनकी वजह से यकदम से हमारे मैदे पे बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो ना बढ़े, ठीक है। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, फ्रूट हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा जो है जो भी खाने में चीज़ बनी हो वो कोशिश करें एक टाइम पे बहुत ज़्यादा उसको ना खाएं और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को फॉलो करके, इन पे अमल करके आप इस तरह की अलामात से अफ्तारी के टाइम बच सकते हैं। सीने में जलन तब होती है जब हमारे मैदे का तेज़ाब ऊपर हमारी खुराक की नाली में जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें जो है वो हमारे मैदे का तेज़ाब जो है वो ऊपर खुराक की नाली में जाता है, और वो किन वजूहात की बिना पर होता है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो है, एक तो खाने हैं, ज़्यादा मुरगन खाने हो गए, उनसे ऐसा होता है। फास्ट फूड हो गए, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। रात खाने में, सोने में ज़्यादा वक्फा ना होना, खाना खा के जल्दी सो जाना, पेट भर के खाना खाना, और जब ज़्यादा वक्फा ना हो जल्दी सो जाते हैं तब भी ऐसा होता है। सिगरेट पीने से ऐसा होता है, बेकरी आइटम्स ज़्यादा खाने से, कच्चा प्याज टमाटर सलाद में लोग खाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। टमाटो केचप से ऐसा हो जाता है। और इसके अलावा जो है मोटापा, इसकी जो है वो बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। जिन लोगों में मोटापा होता है उनमें भी ये अलामात होती हैं। अगर हम इसको करें तो हम 3 स्टेप्स के अंदर इसको फॉलो करें। सबसे पहले हमारे अपनी रोज़मर्रा की मामूलात हैं, उसमें हम तब्दीली लाएं, रेगुलर वॉक करें, वज़न कम करें, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि हम अपनी खाने पीने की जो आदत हैं उनमें तब्दीली करें। बहुत ज़्यादा मुरगन खाने ना खाएं, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, इनका इस्तेमाल तर्क कर दें। और इसके अलावा जो है रात खाना जल्दी खाया करें। रात के खाने में, सोने में कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्फा होना चाहिए।
लेट खाना नहीं खाना चाहिए, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनकी वजह से भी सीने में जलन का मसला हो सकता है। कुछ दिल की बीमारियों की अद्वियात हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, दर्द की गोलियां हैं। अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे से उनको आप तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिया करें। सलाद में का प्याज ना खाएं, कच्चा टमाटर, केचप, सॉसेज ये ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हमारे पास आखिर में दवाइयाँ कुछ ऐसी आ जाती हैं कि अगर इन सब के बावजूद भी मरीज़ को सीने की जलन की तकलीफ़ हो रही हो तो फिर हम उनको कुछ दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं कि वो आप इस्तेमाल करें। ये दवाइयाँ हमारे मैदे में तेज़ाब को कम बनाती हैं और उनकी सिक्रीशन को भी कम करती हैं, जिसकी वजह से सीने में जलन जो है महसूस नहीं होती।